प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और कठिन अवधारणा समानता। अर्थात आज का लेक्चर समानता का क्या अर्थ है, विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं और समानता की क्या विशेषताएं, तीन बातों पर चर्चा करेंगे। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर है वह समानता की अवधारणा से संबंधित होगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, सूचना आपको मिल सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, समानता, इसका क्या अर्थ है, विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं और इसकी क्या विशेषताएं, तीन बातें ले रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में यदि देखा जाए तो राजनीति विज्ञान की मूल समस्या एक ही है, क्या कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यदि स्वतंत्रता और समानता में से किसी एक की अति को अपनाया गया है, मतलब या तो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे दी गई है या बहुत ज्यादा समानता पर बल दिया गया है, तो डेफिनेटली उस राज्य व्यवस्था का पतन हुआ है। इसलिए आप यहाँ ये सीखेंगे कि राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या यह है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य या संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। दूसरी बात, मैंने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी बातें अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम समानता की चर्चा कर रहे हैं और समानता की चर्चा करें उससे पहले ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में स्वतंत्रता और समानता ये दोनों ही अवधारणाएं वास्तविक रूप में लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। मतलब वास्तविक रूप में यदि लोकतंत्र को आपको सफल बनाना है तो निश्चित रूप में वहां स्वतंत्रता और समानता के मध्य आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। यह सरकार का दायित्व है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के दो आधारभूत सिद्धांत हैं। क्लियर? अगली बात देखिएगा प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस में 1789 में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के तीन आदर्श थे। क्या क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। आधुनिक चिंतन की प्रेरणा वास्तविक रूप में तीन ही आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। मैं इसको ज्यादा व्यापक रूप में नहीं लूंगा, क्योंकि व्यापक रूप में लूंगा तो मुझे प्लेटो से शुरू करना पड़ेगा। वास्तविक रूप में प्लेटो की रिपब्लिक के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप में इन तीनों बातों की चर्चा कर दी गई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की। यह बात मैं जब पश्चिमी राजनीतिक चिंतन समझाऊंगा तो उस समय डिटेल्स कर दूंगा, यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। यस, देखिएगा भाई, जब हम व्यक्ति और राज्य, ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इसके कुछ आधार होते हैं। मतलब व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के कुछ आधार होते हैं। जैसे स्वतंत्रता पर मैंने सभी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जैसे स्वतंत्रता, समानता का प्रारंभ आज से हम कर रहे हैं। स्वतंत्रता, समानता, अधिकार के ऊपर मैंने सभी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद में कर्तव्य के ऊपर भी मैंने सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद में राजनीतिक बाध्यकारिता, न्याय, कानून और दंड। देखिएगा, ये सभी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के आधार हैं। और ये जितनी भी अवधारणाएं हैं ना, और भी बहुत हैं, इन सभी को मैं एक एक करके मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा लक्ष्य राजनीति विज्ञान को समग्र रूप में आपको समझाना है। मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। क्या कहा मैंने कि मैं राजनीति विज्ञान का समग्र पाठ्यक्रम आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। मेरा मूल लक्ष्य यही है। कारण कि मैंने महाविद्यालयों में देखा, लगभग मुझे 25 वर्ष हो गए महाविद्यालयों में पढ़ाते हुए, भाई वहाँ राजनीति विज्ञान को उस रूप में नहीं समझाया जाता जिस रूप में समझाया जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये लक्ष्य तय किया कि क्यों ना मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान के बारे में ठीक से जानकारी दे सकूँ। क्योंकि यदि हम महाविद्यालय तक सीमित रहेंगे तो केवल एक क्लासरूम में जाएंगे तो फिर वहाँ पर वह अगर
हम बात करें तो 80, 90, 100 विद्यार्थी मौजूद होंगे, लेकिन इसके माध्यम से कम सभी विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में अगली बात नोट करेंगे, यहाँ इधर आइएगा। देखो, समानता और असमानता की समस्या आदिकाल से ही है, प्राचीन काल से ही है। समानता का अर्थ समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता आया है और होता रहेगा, ये निश्चित भी है। क्यों निश्चित है? देखिएगा, चाहे राजनीति विज्ञान की कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, कानून, दंड, अधिकार, कुछ भी क्यों ना हो, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं और होते रहने भी चाहिए। क्योंकि किसी भी अवधारणा का जो अर्थ होता है उसको जड़ नहीं बनाया जा सकता, समय परिस्थिति के हिसाब से उसमें परिवर्तन आना निहायत जरूरी है। तो ऐसा समानता पर भी ये नियम लागू होता है। तो नोट करेंगे, समानता और असमानता की समस्या आदिकाल से ही है। इसके बाद में अगली बात नोट करेंगे, वास्तविक रूप में जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है पॉलिटिक्स है, अरस्तु ने जब क्रांति का सिद्धांत दिया था, तो क्रांति के कारण, क्रांतियों को रोकने के उपाय, मैं अरस्तु के बारे में सभी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में देख सकते हैं। तो अरस्तु ने वास्तविक रूप में क्रांति का जो मूल कारण बतलाया था वह असमानता को बतलाया था। नोट कीजिएगा, यहाँ असमानता क्रांति का मूल कारण माना था। किसने? अरस्तु ने। इसलिए सरकारों के प्रयास करना चाहिए कि किसी भी देश के अंतर्गत भाई असमानता का दायरा बहुत कम होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा असमानता है, चाहे वह बौद्धिक दृष्टि से हो, भौतिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से, कोई भी दृष्टि से हो, बहुत ज्यादा असमानता है, निश्चित मानिएगा वहां क्रांति होगी। इसलिए सरकारों को लगातार प्रयास करना चाहिए कि भाई जो असमानता का दायरा है वो धीरे धीरे कम हो। ठीक है भाई, तो नोट कीजिएगा ये बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, नंबर 1 बात, स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत है, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ये बात समझा दी है, परंतु आप नोट कीजिएगा क्योंकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों की इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई। इसके बाद में नंबर 2 पॉइंट्स लास्की, H.J. लास्की, हेरल्ड जोसेफ लास्की, जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण, ये मेरी स्वयं की पढ़ी हुई है। अरस्तु की पॉलिटिक्स मैंने स्वयं ने पढ़ी है। इनका जो मूल ग्रंथ है, जिनको गौरवमयी ग्रंथ कहते हैं। भाई राजनीति विज्ञान को समझना है तो अरस्तु की पॉलिटिक्स और लास्की का जो राजनीति का व्याकरण है, ये ऐसी किताबें जिनको हमें पढ़ना चाहिए। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे राजनीति विज्ञान हम समझ नहीं सकते। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। लास्की कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के समूचे क्षेत्र में समानता की धारणा से कठिन कोई अन्य धारणा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। H.J. लास्की कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के समूचे क्षेत्र में, जो राजनीति विज्ञान का पूरा क्षेत्र है, पूरा जो पाठ्यक्रम है, समूचे क्षेत्र में समानता की धारणा से कठिन कोई अन्य धारणा नहीं है। मतलब यहाँ लास्की कह रहे हैं कि भाई वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान में सबसे कठिन, सबसे जटिल यदि कोई अवधारणा है तो वह समानता की अवधारणा है। क्यों? क्योंकि मूल समस्या यही है, क्या है कि अगर समानता के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को घटाना पड़ेगा, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे दी जाती है तो समानता का दायरा घट जाएगा। इसलिए मूल बात एक ही आती है कि राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या ये है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, संतुलन कैसे स्थापित किया जाए स्वतंत्रता और समानता के मध्य। ये मूल समस्या है, मुख्य समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है राजनीति विज्ञान की पूरी दुनिया के लिए। ध्यान देंगे। क्लियर हो गया लास्की के शब्दों में? अब आगे बढ़ते हैं हम। 3 नंबर बात, समानता के 2 अर्थ। देखिएगा, जब समानता का अर्थ बताया जाता है तो इसके अर्थ को हम 2 भागों में विभाजित कर समझेंगे, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ये समझ सकें आप कि समानता आखिर है क्या चीज। हमें तो इसका अर्थ समझना है भाई, है क्या चीज ये समानता। देखिएगा, 2 अर्थ कौन कौन से होंगे? एक तो होगा समानता का संकुचित अर्थ और दूसरा होगा समानता का व्यापक अर्थ। मतलब संकुचित और व्यापक अर्थ। अब देखिएगा, जब समानता का संकुचित अर्थ लिया जाता है तो इसके अंतर्गत तो स्पष्ट रूप में कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है कि सब मनुष्य समान है तथा किसी भी दृष्टि से कोई किसी से असमान नहीं है। मतलब यहाँ जो ये संकुचित दृष्टिकोण है ये मानकर चलता है कि सभी व्यक्ति होने के कारण
सभी मनुष्य मनुष्य होने के कारण प्रत्येक दृष्टि से समान है, किसी भी दृष्टि से उनमें भेदभाव नहीं है, चाहे बौद्धिक हो, भौतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक दृष्टि हो, कोई भी दृष्टि हो, कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक दृष्टि से सभी व्यक्ति व्यक्ति होने के कारण समान होते हैं। यहाँ मूलतः प्राकृतिक समानता की बात की जाती है कि सभी व्यक्ति जन्म के साथ पूर्ण रूप में समान होते हैं। लेकिन क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अर्थ सही है? नहीं, ये अर्थ सही नहीं। क्या सभी व्यक्ति बुद्धि की दृष्टि से समान होते हैं? क्या सभी व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से समान होते हैं? क्या भेदभाव नहीं होता है? क्या एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो 12-12 घंटे परिश्रम कर सकता है? क्या एक व्यक्ति इतना आलसी नहीं होता है कि 2 घंटे भी काम करके राजी नहीं होता है? यस भाई, पूर्ण समानता हो ही नहीं सकती है। और सरकारों के द्वारा भी यदि ऐसा प्रयास किया जाए, ऐसी योजनाएं बनाई जाए, ऐसे कानून बनाए जाए कि सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिएगा सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि सभी व्यक्तियों को 10-10 लाख रुपए दे दिए जाएं, तो आप देखिएगा 1 वर्ष बाद में उनका विश्लेषण करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 10 लाख के 1 करोड़ रुपए बना लेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि 10 लाख सरकार ने भी दिया और उसके बावजूद भी उन्होंने कर्जा कर लिया क्योंकि वो आलसी हैं, काम करके राजी नहीं है। और जो 10 लाख के 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए बना रहे हैं वो मेहनती हैं। तो अंतर है या नहीं? असमानता है या नहीं? भाई, पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती। सभी व्यक्ति पूर्ण रूप में समान नहीं होते। ये एक भ्रमपूर्ण भाव है, यह एक भ्रमपूर्ण अवधारणा है, इसलिए इसको संकुचित अर्थ कहा जाता है। संकुचित अर्थ। चलिए अब हम इसको थोड़ा समझाते हैं। पहला अर्थ है, अब नोट करते जाएं आप, समानता का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ है ना, संकुचित अर्थ नोट करें। सब मनुष्य समान है तथा किसी भी दृष्टि से कोई किसी से असमान नहीं है। मतलब यहाँ समानता का जो संकुचित अर्थ बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि सभी मनुष्य समान है तथा किसी भी दृष्टि से उनमें कोई भेदभाव नहीं। किसी भी दृष्टि का मतलब जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, बौद्धिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से ये पूर्ण समान होते हैं। ये अर्थ ये मान करके चलता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है, ऐसा नहीं है, भेदभाव पाया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम इसी अर्थ में, संकुचित अर्थ में ही। देखो, इस अर्थ में मतलब संकुचित अर्थ में, इस अर्थ में समानता को प्राकृतिक समानता समझा जाता है। नोट कीजिएगा, इस अर्थ में मतलब संकुचित अर्थ में समानता को प्राकृतिक समानता समझा जाता है। प्राकृतिक समानता का मतलब यह है कि भी प्रकृति से, जन्म से सभी व्यक्ति समान होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, किसी प्रकार कोई असमानता नहीं होती है, किसी प्रकार कोई विषमता नहीं होती है। ये अर्थ ये मान करके चलता है। अच्छा, इसके बाद में अगली बात इसी संकुचित अर्थ में ही, सभी व्यक्तियों को, अब ध्यान दें यहाँ, सभी व्यक्तियों को, भाई मैंने कहा ना मनुष्य मनुष्य है इसलिए प्रत्येक दृष्टि से समान है, ये संकुचित अर्थ है इसका। सभी व्यक्तियों को बौद्धिक, बुद्धि की दृष्टि से, बौद्धिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से एक जैसा समझा जाना चाहिए तथा एक जैसा रखा जाना चाहिए। मतलब संकुचित अर्थ ये कहता है कि ये सभी दृष्टि मतलब बौद्धिक, बुद्धि की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से एक जैसा समझा जाना चाहिए और एक जैसा रखा जाना चाहिए। ये संकुचित अर्थ मान के चलता है। क्या मान के चलता है? कि सभी व्यक्ति प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतः समान है, उनमें किसी प्रकार की कोई विषमता, असमानता नहीं है। ये संकुचित अर्थ है इसका। लेकिन आप समझ गए होंगे मेरा संकेत। क्या वास्तव में सभी व्यक्ति पूर्ण रूप में समान होते हैं? क्या बुद्धि की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं? होते हैं क्या भाई? कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ मेधावी होते हैं। जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्रारंभ में ही लिख दिया था कि प्रकृत्या ही कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं जो स्वामी बनने योग्य होते हैं, और कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं जो दास बनने योग्य होते हैं। अरस्तु ने संकेत किया था ये, आप देखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम इसी पहले अर्थ में चल रहे हैं। अभी हम दूसरा अर्थ यहां से प्रारंभ होगा। फिर अगली बात आती है, नोट कीजिएगा, फ्रांस की क्रांति। मतलब 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के 3 आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है भाई, ये आपको नोट कर लेना है। तो इसमें भी इस संकुचित अर्थ की तरफ संकेत किया गया है। देखो क्या लिखा गया है यहाँ, मतलब जो ये फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई है, इसके अंतर्गत कहा गया था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र तथा समान पैदा हुए हैं। नोट कीजिएगा, सभी मनुष्य स्वतंत्र तथा समान पैदा हुए हैं, इसलिए अधिकारों में भी स्वतंत्र तथा समान है। मतलब यह भी मनुष्यों को पूर्ण रूप में समान मान रहा है। ठीक है, मतलब ये संकुचित अर्थ ही है कि भाई प्रत्येक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। इसके बाद में अगली बात और नोट करें यहाँ,
1776 में अमेरिका का जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र था, अमेरिका का जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र था, नोट करेंगे, अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र 1776 में, इसमें भी कहा गया, क्या कहा गया कि हम इस सत्य को प्रमाणित समझते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यहाँ पर ये बात की गई है कि सभी मनुष्य समान रूप में पैदा हुए हैं, किसी भी रूप में उनमें कोई असमानता, विषमता, भेदभाव नहीं है। तो ये भी जो है 1776 का जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र है ना अमेरिका का, ये भी संकुचित अर्थ की तरफ ही संकेत कर रहा है कि भाई सभी दृष्टि से जो है मनुष्य समान होते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गए हम। आप देखिएगा जो ये संकुचित अर्थ है, क्या ये उचित है, क्या ये श्रेष्ठ है, क्या ये व्यवहारिक है? नहीं। समानता का संकुचित अर्थ ना श्रेष्ठ है, ना उचित है, ना व्यवहारिक है। तो फिर क्या है? नोट करें यहां, इस अर्थ में मतलब संकुचित अर्थ में, इस अर्थ में मतलब संकुचित अर्थ में, संकुचित अर्थ में समानता एक भ्रमपूर्ण भाव है। मतलब जो ये समानता का संकुचित अर्थ बताया गया है ना, ये एक भ्रमपूर्ण भाव है, ये केवल भ्रम है। केवल मैं ये कहूंगा कि समानता का जो अर्थ माना गया है वास्तव में ये उचित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में प्रत्येक दृष्टि से सभी व्यक्तियों को पूर्ण समान समझा जाता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो फिर यह सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, कैसे बनाए जाएंगे? मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ मैंने लिखा है छात्रों और सुंदर लड़कियों। इस उदाहरण को समझेंगे। क्या होगा यहाँ, अगर समानता का संकुचित अर्थ मान लिया जाएगा तो भाई फिर सरकार क्या प्रयास करेंगी? ये प्रयास करेंगी, मान लीजिएगा एक तरफ एक बहुत बुद्धिमान छात्र है, मेधावी छात्र है, दूसरी तरफ मंदबुद्धि का छात्र है। तो फिर यहाँ क्या किया जाएगा? अब इन दोनों को बराबर लाना है ना, समानता करनी, तो समानता के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बुद्धिमान छात्र हैं उनको घटिया किस्म की किताबें पढ़ने के लिए दी जाएंगी, और जो मंद बुद्धि के हैं उनको उच्च कोटि की किताबें पढ़ने के लिए दी जाएंगी, जिससे कि दोनों समान हो। क्यों? क्योंकि मंद बुद्धि के बच्चों को यदि श्रेष्ठ स्तर की किताबें दी जाएंगी तो अच्छे अंक लाएंगे, और जो मेधावी छात्र हैं, बुद्धिमान छात्र हैं, उनको घटिया किस्म की किताबें दी जाएंगी पढ़ने के लिए, तो उनके अंक कम आएंगे। तो इनका कहना है कि भाई फिर समानता स्थापित हो जाएगी। तो क्या ये बात सही है? ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए ये एक भ्रमपूर्ण भाव है कि प्रत्येक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं, हरगिज नहीं हो सकते। दूसरा उदाहरण मैंने दिया है सुंदर लड़कियों का। क्या मतलब हुआ? एक तरफ सुंदर लड़की है, दूसरी तरफ बदसूरत लड़की है, गोरी काली कह दीजिएगा। अब सरकार क्या करेगी इसमें? ये करेगी कि जो सुंदर लड़कियां हैं उनको श्रृंगार नहीं करने दिया जाएगा, और जो बदसूरत लड़कियां उनको श्रृंगार करने दिया जाएगा, जिससे कि दोनों सुंदर लगे, समानता हो। लेकिन क्या ये उचित है? जी नहीं, ये उचित नहीं है। तो आप छात्रों और सुंदर लड़कियों का जो मैंने ये उदाहरण दिया है, इससे समझ सकते हैं कि समानता का जो संकुचित अर्थ है वह श्रेष्ठ नहीं है, उचित नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में बुद्धि की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भाई राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अंतर होता है। इसलिए पूर्ण समानता कभी नहीं हो सकती। और जन्म से ही कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो कैसे समानता लाएंगे आप बताइए मुझे? पूर्ण समानता कहां होगी? एक मां के दो बच्चे हैं, एक बच्चा आईएएस अधिकारी बन जाता है, दूसरा बच्चा उतनी ही सुविधाएं दी जा रही हैं, वो पोछा लगाने का काम करता है। फिर कैसे समानता होगी? पूर्ण रूप में नहीं हो सकती ना। इसलिए समानता का जो संकुचित अर्थ है वह श्रेष्ठ नहीं है, उचित नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। क्लियर होगा यहां तक? अब लेते हैं समानता का व्यापक अर्थ। ध्यान दीजिएगा, अब समानता का व्यापक अर्थ लेते हैं। व्यापक अर्थ में क्या होगा? ध्यान दें, समानता का जो व्यापक अर्थ है इसमें समान अवसरों की उपलब्धि है। मतलब समानता का जो व्यापक अर्थ ये मान के चलेगा कि यहाँ पर व्यक्तियों को समान अवसरों की उपलब्धि है। मतलब सभी व्यक्तियों को जो अवसर है वो समान रूप में दिए जाएंगे, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अवसरों का फायदा उठाते हैं या नहीं। और समान व्यवहार की व्यवस्था है, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, भाषा, धर्म, लिंग है इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक दृष्टि दे सकते हैं, मतलब जाति, धर्म, भाषा, संपत्ति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान व्यवहार की व्यवस्था है तथा विशेषाधिकारों का अभाव है। मतलब किसी भी रूप में किसी जाति, धर्म, जाति
धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो फिर से नोट करें, समानता का व्यापक अर्थ क्या है? समानता का व्यापक अर्थ है समान अवसरों की उपलब्धि है, व्यवहार की समान व्यवहार की व्यवस्था है तथा विशेषाधिकारों का अभाव है। समझ गए इसका मतलब? अब देखिएगा, जो राजनीति विज्ञान के जनक है अरस्तु ने इसी अर्थ में समानता का अर्थ लिया है। मतलब अरस्तु ने जो समानता का अर्थ बतलाया है वह व्यापक अर्थ में ही लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इन्होंने भी यही कहा है कि भाई समान अवसरों की उपलब्धि करा दी जाए सरकार के द्वारा, समान व्यवहार की व्यवस्था कर दी जाए और किसी भी रूप में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाए। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। अरस्तु ने कही ये बात। इसके बाद में H.J. लास्की, हेरल्ड जोसेफ लास्की, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है राजनीति का व्याकरण, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की कह रहे हैं कि समानता एक रूपता की प्राप्ति नहीं है। मतलब समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी पूर्ण रूप में समान हो, जैसा कि ये संकुचित अर्थ माना गया कि सभी प्रत्येक दृष्टि समान होती है। नहीं। समानता का अर्थ एक रूपता की प्राप्ति नहीं है। नोट कीजिएगा, लास्की कह रहे हैं समानता एक रूपता की प्राप्ति नहीं है। मतलब समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी प्रत्येक दृष्टि समान होंगे। नो, समानता एक रूपता की प्राप्ति नहीं है बल्कि समान अवसरों की व्यवस्था है। लास्की का कहना है कि भी समानता का एक रूपता की प्राप्ति नहीं है कि सभी पूर्ण रूप में समान होंगे, चाहे बौद्धिक दृष्टि हो, भौतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, प्रत्येक दृष्टि समानता की बात नहीं कर रही है। नहीं। समानता एक रूपता की प्राप्ति नहीं है बल्कि समान अवसरों की व्यवस्था है। मतलब ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि सभी को अवसर प्राप्त हो सके। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अवसर का फायदा उठाते हैं या नहीं। मान लीजिएगा मैं भारत का उदाहरण दूं तो भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए नहीं की गई है कि भी एक रूपता की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं। इसलिए की गई है कि भाई सभी को समान अवसर मिले। भाई कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं जैसे आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये जो व्यवस्था की गई है ना, वो अवसरों की व्यवस्था की गई। तो इसको ये नहीं मानेंगे कि भाई सरकार भेदभाव कर रही है। नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसके बाद में लास्की दूसरा अर्थ और बता रहे हैं, लास्की ही, ये भी लास्की का, ये नोट करेंगे। लास्की समानता असमानता के दायरे को कम करते हुए एक प्रकार की बराबर करने वाली प्रक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। समानता असमानता के दायरे को कम करते हुए एक प्रकार की बराबरी करने वाली प्रक्रिया है। मतलब समानता का भावार्थ ये है कि ये असमानता के दायरे को कम करते हुए एक प्रकार की बराबर करने वाली प्रक्रिया है। जैसे भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसका मूल भावार्थ यही है। क्या है कि भी असमानता का जो दायरा है, जैसे आप देखेंगे काफी समय से हमारे भारत के अंतर्गत जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर काफी कुछ भेदभाव किया जा रहा था। तो सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है कि भी धीरे धीरे इनको भी जो है समानता के स्तर पर लाया जाए, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कहने का भावार्थ है कि समानता असमानता के दायरे को कम करते हुए एक प्रकार की बराबर करने वाली प्रक्रिया है कि भी जो पिछड़े हुए हैं उनको भी धीरे ऊंचा उठाया जाए, जिससे कि जो बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं, जो विकसित वर्ग हैं, उनके बराबरी पहुंच सके। ठीक है भाई। इसके बाद में अगली परिभाषा बारकर कह रहे हैं अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे उपलब्ध हैं, नोट कीजिएगा, अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे उपलब्ध हैं। मतलब बारकर समानता का अर्थ बताते हुए कह रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं मैं, बारकर कह रहे हैं कि समानता का अर्थ है, नोट करेंगे आप पूरा, समानता का अर्थ है अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे उपलब्ध हैं, जो सुविधाएं मुझे, बारकर समझ लीजिएगा कुछ समय के लिए, जो सुविधाएं मुझे उपलब्ध हैं वैसी ही और उतनी सुविधाएं दूसरों को भी सुलभ हो, तथा दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे मुझे भी अवश्य दिए जाएं। कौन कह रहे हैं ये? बारकर कह रहे हैं। तो यहाँ वही बात आ गई कि भी समानता असमानता के दायरे को कम करते एक प्रकार की बराबर करने वाली प्रक्रिया। तो बारकर भी एक प्रकार से बराबर करने वाली प्रक्रिया की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, नोट करेंगे बारकर। और इसके बाद में समानता की मैंने आपके लिए बहुत प्रयास किया है, 4 विशेषताएं और बनाई हैं, 4 बिंदु। आपको ऐसे बिंदु नहीं मिल पाएंगे कहीं, इसलिए मैंने भरसक प्रयास किया है कि मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कुछ पॉइंट्स रूप में समझा सकूं। तो समानता का जो अर्थ आपने देखा है संकुचित और व्यापक। देखो संकुचित अर्थ है, ये तो वास्तव में क्या है, एक भ्रमपूर्ण भाव है। मतलब पूर्ण समानता कभी स्थापित हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती है। इतना हो सकता है कि भाई
समान अवसरों की व्यवस्था कर दी जाए, या फिर जो है समानता असमानता के दायरे को कम करते हुए एक प्रकार की बराबर करने वाली प्रक्रिया है, एक प्रकार की बराबर करने वाली प्रक्रिया कि भाई धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं वो जो विकसित वर्ग है उनके स्तर तक पहुंच सके। ऐसा तो किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण समानता कभी स्थापित नहीं की जा सकती है। इसलिए संकुचित अर्थ उचित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, और जो व्यापक अर्थ है ये उचित है, श्रेष्ठ है और व्यवहारिक है, और सरकारें इसी के आधार पर कार्य करती हैं। विशेषताओं में नंबर 1 है असमानता में निरंतर कमी, अर्थात वास्तविक रूप में समानता का जो पहला विशेषता है वो ये है कि भी असमानता में निरंतर कमी की जाए। मतलब इसमें विशेषकर प्रयास ये किया जाता है कि भी धीरे धीरे जाति, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादि के आधार पर जो बहुत ज़्यादा विषमता है, असमानता है, उसके गैप को कम किया जाए, धीरे धीरे ऐसा प्रयास किया जाए। तो असमानता में निरंतर कमी। दूसरा है समान अवसरों की उपलब्धि। समानता की दूसरी विशेषता ये है कि समान अवसरों की उपलब्धि, मतलब जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाए, बल्कि सभी को समान अवसरों की उपलब्धि प्रदान की जाए, किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अभाव। इस विशेषता का भावार्थ ये होगा कि भी समानता का जब हम अर्थ लेते हैं तो इसमें मूल बात ये आएगी कि किसी को भी, जैसे किसी जाति, भाषा, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाए कि भाई ये जाति विशेष है, ये धर्म विशेष है, ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। किसी को भी विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, विशेष अधिकार की व्यवस्था का अभाव है, ये तीसरी विशेषता। और चौथी है सब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। चौथी विशेषता है सब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। इसका भावार्थ ये है जैसे कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान, भाई ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो सभी को प्राप्त होनी चाहिए, तो सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए समानता की चौथी विशेषता ये है कि सब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति जो है भूख से ना मरे, कोई व्यक्ति बिना वस्त्र के ठंड से ना मरे, है कोई व्यक्ति बिना मकानों के चलचलाती धूप में परेशान ना हो, ऐसी सरकारों के द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये समानता का मूल भावार्थ है। क्या है मूल भावार्थ? कि भी सब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। ये हो गया समानता का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, आप समानता की अवधारणा का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।